हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 212 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन ए है कोई आर्थिक नियोजन न हो। ऑप्शन बी है बहुराष्ट्रीय समस्याओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो। ऑप्शन सी है व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो। ऑप्शन डी है राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। राज्य के द्वारा नियोजन हो। समाजवाद इसका प्रतिपादन करता है। तो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? तो समाजवाद चाहता है कि जो कोई भी आर्थिक गतिविधि हो या कुछ हो वो राज्य के द्वारा नियोजन हो, उसका राज्य ही नियोजन करे। व्याख्या देख लीजिए। समाजवाद प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा नियोजन हो। समाजवाद के समर्थक राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं तथा समाज के धनी व निर्धन वर्गों के बीच की खाई को यथासंभव कम करने पर सारा बल देते हैं। इसके लिए वे उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं के विनिमय व वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतियोगिता की समाप्ति, सामाजिक न्याय आदि के विषय का समर्थन करते हैं। तो समाजवाद जो है वो कहते हैं कि अगर कोई निर्धन है और गरीब है कोई और कोई धनी है तो उनका जो वितरण हो वो किस पे हो? तो वो जितना संभव हो वो सार्वजनिक स्वामित्व पे आधारित हो और प्रतियोगिताओं की समाप्ति हो, मतलब प्रतियोगिता कम हो। जो जितना कमाता है उसको जितनी आवश्यकता है उसको राज्य करे, उसी अपेक्ष में उतनी ही उसको दे, ऐसा उसका मानना है। आगे चलते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स एवं एफ एंजल्स सहलेखक हैं। कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स सहलेखक हैं। ऑप्शन ए है दास कैपिटल के, एंटी ड्यूहिरिंग के, जर्मन आइडियोलॉजी के, क्रिस्टल ऑफ दी गोथा प्रोग्राम के। तो आंसर क्या हो जाएगा? दो का सी सही हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक जो सहलेखक हैं वो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। व्याख्या देख लीजिए। कार्ल मार्क्स की अनेक कृतियों का फ्रेडरिक एंगल्स सहलेखक बना। विशेषतः जर्मन आइडियोलॉजी जो 1846 में प्रकाशित हुई और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 48 में प्रकाशित हुई 1848 में। ये दोनों का उन्होंने सहलेखक के तौर पर कार्य किया है, दोनों पुस्तकें। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने मार्क्स की टिप्पणियों के आधार पर उसकी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के खंड 2 और खंड 3 का संपादन और प्रकाशन भी किया है। मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने कम से कम उसके 20 कृतियों के नए संस्करणों की भूमिकाएं और प्रस्तावनाएं लिखी हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे और दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक क्या है? राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। ये कथन किसने कहा है ये बताना है। ऑप्शन ए है कौटिल्य का, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी है अरस्तु का और ऑप्शन डी है प्लेटो का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का सही हो जाएगा। ये कथन प्लेटो महोदय का है। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो ने अपनी कृति या अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाता अथवा राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा भक्ति नहीं आ जाती और राजनीतिक महानता तथा ज्ञान का एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता तब तक नगर राज्य, जो जिसको नगर या राज्य बोलता है, बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा मानना है प्लेटो का। तो प्लेटो का मानना है दोस्तों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक, जो उसकी पुस्तक है क्या है, रिपब्लिक में लिखा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, जो राजा है वो दार्शनिक जब तक नहीं बन जाते अथवा जो राजकुमार हैं या राजा या राजकुमार हैं दर्शन की भावनाओं तथा भक्ति नहीं आ जाती, उनमें जो राजकुमार हैं या राजा है उनमें दर्शन की जो भावनाएं हैं और भक्ति है उनमें नहीं आ जाती और जो राजनीतिक महानता
तथा ज्ञान का एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता, तब तक नगर या राज्य की बुराइयों से मुक्ति नहीं हो पाएगी, ऐसा मानना है प्लेटो का। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, कैसा था ये बताना है। ऑप्शन ए है उदारवादी राज्य, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष राज्य, ऑप्शन सी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन डी है कल्याणकारी राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 का दोस्तों? डी सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेवरिज ने 1943 में 5 बड़ी बुराइयों, जिसमें क्या है, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव, 5 बड़ी बुराइयों के उन्मूलन में राज्य से सकारात्मक भूमिका की कामना की और इटली की श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय मिला है। तो कल्याणकारी राज्य का घर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्रिटेन को, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है, ये बताना है। अनिश्चित कार्यकाल, बी है प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सी है सर्वव्यापक प्रकृति और डी है संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा दबाव समूह का क्या है? तो ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है, सर्वव्यापक प्राकृतिक। दबाव समूह की प्रमुख विशेषताओं में है सर्वव्यापक प्रकृति है। व्याख्या देखिए। दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं सर्वव्यापक प्राकृतिक है। दबाव समूह हर जगह विद्यमान रहता है, परंतु लोकतांत्रिक शासन में वह राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाता है। आगे चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बताना है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ऑप्शन बी है दोनों सदनों की, जो दोनों सदनों हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा, ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृति कर देगी। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा दोस्तों, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 उपबंधों के तहत किया जाता है। जो संशोधन किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो 368 के उपबंधों के तहत किया जाता है संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है तथा सदस्य जो संसद के दोनों सदनों को संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पास करना पड़ता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अतः विकल्प ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संविधान के संरक्षण की भूमिका में, ऑप्शन बी है सलाहकार की भूमिका में, ऑप्शन सी है देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, ऑप्शन डी है अपने अतिरिक्त अधिकार के क्षेत्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सलाहकार की भूमिका में भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके उच्चतम न्यायालय से भिन्न है, सलाहकार की भूमिका में। व्याख्या देखिए। भारत का उच्चतम न्यायालय एक सलाहकार की भूमिका अदा करता है, जबकि अमेरिका का उच्चतम न्यायालय सलाहकार की भूमिका अदा नहीं करता है। ध्यातवत है कि अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में राष्ट्राध्यक्षों को न्यायपालिका द्वारा राय देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इन दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह मत व्यक्त किया है कि वे केवल न्यायालयों के समक्ष पक्षकारों द्वारा दायर वादों पर ही निर्णय देंगे। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी राय देने की शक्ति प्राप्त है।
भारतीय संविधान में इसी प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया गया है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन मानते हैं, एसोसिएशंस मानते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है। समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी, बहुलवादी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुलवादी माना जाता है। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें बहुलवादी माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए। बहुलवादी विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। लास्की के शब्दों में बहुलवादियों के मतानुसार राज्य समुदायों का समुदाय है, स्टेट इन एन एसोसिएशन। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं मानता है। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत किसे नहीं मानता है ये बताना है। ऑप्शन ए है राजा, लोग, पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा है। ऑप्शन बी है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी है राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है तथा और ऐसी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। डी कह रहा है राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, ऐसे और जो ऐसा करे उसे मृत्युदंड मिले। तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैविक सिद्धांत है वो नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं मानता है, तो आंसर आपका सी जाएगा। बाकी के सभी चीज़ों को मानता है। दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसका मानना है कि राजा जो होता है, राजा लोग जो होते हैं पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा है। राजा ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि होने के नाते उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। और मतलब आगे इसका मानना है, इसका जो तर्क है, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करे उसे मृत्युदंड मिले। ये सब दैविक सिद्धांत के मुख्य विशेषता है। और जो नहीं मानता है वो आपका सी है कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और ऐसी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने में की फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो ये दैविक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, बाकी के तीनों थी। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और ऐसी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं तथा अन्य तीनों विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के संबंध में क्या सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा अवधार संविदा है, संविदा आबद्ध संविदा है। बी कह रहा है कि लॉक समुदाय को नगण्य शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सी कह रहा है लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकारों का अवसान हो जाता है। और डी है उपयुक्त सभी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का डी सही हो जाएगा। ऊपर का जितना चीज दिया गया है सभी क्या है, सही है। व्याख्या देखिए। रूसो की तरह लॉक के समझौते में अधिकारों का पूर्व समर्पण नहीं होता है। लॉक के विचार में विधायी शक्तियों का प्रयोग समांतर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि रूसो के अनुसार विधायी शक्तियों का प्रयोग जनता के किसी सभा या प्रतिनिधि को देने का निषेध करता है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? ये क्वेश्चन बताया गया है बहुत बार। ऑप्शन ए है प्लेटो का, ऑप्शन बी है अरस्तु का, ऑप्शन सी है लास्की का, ऑप्शन डी है रूसो का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 11 का आंसर आपके बी के साथ जाएगा। अरस्तु का एक कथन है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, अरस्तु। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की प्रकृति उसकी अंतिम अवस्था से निर्धारित होती है, आरंभिक अवस्था से नहीं। अंतिम अवस्था से निर्धारित होती है, आरंभिक अवस्था से नहीं किसी वस्तु की प्रकृति, क्योंकि वह वस्तु स्वभाव से अपने अंतिम लक्ष्य की
और अक्सर होती है। इसी दृष्टि से राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य के अंतर्गत रहना मनुष्य की प्राकृतिक का एक अंग है। राज्य में रहना मनुष्य के लिए इतना स्वाभाविक है कि राज्य को अस्तित्व मनुष्य से पहले हुआ है। राज्य का अस्तित्व क्या है? मनुष्य से पहले हुआ है, ऐसा मानना है। द स्टेट इन द प्रियर टू मैन। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्यों का अस्तित्व राज्य से पहले है, परंतु तर्कशास्त्र के दृष्टि से राज्य का विचार मनुष्य से पहले आता है, क्योंकि पूर्ण का विचार अंश से पहले आता है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? कौन सा विचारक है जो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी ए हाब्स, सी ए रूसो और डी ए ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का आपका बी के सी 12 का आपका सी के साथ जाएगा, आंसर रूसो हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रूसो को माना जाता है। व्याख्या देखिए, जीन जैक्स रूसो, जिसका कार्यकाल है 1712 से 78 तक, दार्शनिक फ्रांसीसी दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। वह जनेवा में पैदा हुआ, जहाँ उसके पूर्वज 16वीं शताब्दी से बसे हुए थे। जो रूसो है, रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। J.L. टेलमान ने रूसो को 20वीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा है। तो बौद्धिक अग्रदूत रूसो को किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा J.L. टेलमान। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको मिलान करना है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? जो मिलान है कौन सा गलत है ये बताना है। तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में, भारत में, जर्मनी राज्य में है। तो ये शायद आपको सही दिख रहा होगा। आगे है अध्यात्मक शासन व्यवस्था। जो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होता है वो कहाँ कहाँ है? अमेरिका में राष्ट्रपति जो है सर्वा, ब्राज़ील, वो लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिण अफ्रीका में। संघात्मक शासन कहाँ है? इंग्लैंड में, जापान में, चीन में, फ्रांस में। तो ये गलत हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में एकात्मक शासन। तो आंसर आपका जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा दोस्तों। 13 का सी आंसर सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए कहाँ पे क्या है। संसाधनात्मक जो शासन व्यवस्था है वो ग्रेट ब्रिटेन में है, भारत में, जर्मनी और कनाडा आदि में मिलता है। अध्यात्मक जो शासन व्यवस्था है वो अमेरिका में है, ब्राज़ील में भी है, लैटिन अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका के जो राज्य है उसमें, और दक्षिण अफ्रीका में है। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है अमेरिका में मिलता है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आदि में है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चीन में है आदि। तो ये आपके व्याख्या थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 222, बी ए अनुच्छेद 224 और सी ए अनुच्छेद 226, डी ए अनुच्छेद 228। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, अनुच्छेद 226 आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, में याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों से किसी को भी प्रवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए 5 प्रकार की जो रीट होती है उसको वह जारी कर सकता है। तो 5 रीट में क्या क्या है ये बार बार पूछा जाता है। तो एक होता है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्यों के कितने अंग बताए हैं? प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक है या राजनीतिक है उन विचारकों ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? ऑप्शन ए 4, बी ए 6, सी ए 7, डी ए 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन
जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। और कौन कौन अंग हैं व्याख्या में देख लीजिए। व्याख्या है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। चूँकि ये तत्व एक दूसरे से साथ इतने निकट से जुड़े हैं जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हो, इसलिए इन्हें राज्य के अंग कहा गया है। ये अंग कौन से हैं? एक है स्वामी, अमात्य है, श्रीहद है, कोष है, कोषधन है जो होता है, सेना है, दुर्ग है, किला उला जो होता है, और पूर्व जिसे जनपद कहा जाता है। ये 7 अंग है जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं दोस्त, अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद, थैंक यू।